दोस्तों नमस्कार। यह देश किसी सिस्टम से नहीं चलता है, यह देश पॉलिटिकल सिस्टम से चलता है। यह देश कानून के आश्रय नहीं चलता है बल्कि पॉलिटिकल पावर के आश्रय ही चलता है। इस देश में नौकरशाही के आश्रय इस देश को चलाने की कुवत किसी में नहीं है, बल्कि नौकरशाही राजनीतिक सत्ता पर आश्रित हो जाती है। यानी हर कोई मोहताज है देश की राजनीतिक सत्ता का। इस देश के भीतर में अनेकों मुद्दे इस दौर में पूरे चरम पर हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गरीबी और मुफलिसी क्यों ना हो। हर मुद्दा अपने तौर पर सबसे विकट समस्या के साथ इस देश के लोगों के सामने खड़ा है। लेकिन राजनीतिक सत्ता ने अपने आप को ऐसे सिस्टम के तौर पर खड़ा कर लिया जहां पर विपक्ष और उसका कोई नेता आपको नजर आएगा ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष पूरे तरीके से गायब कर दिया गया हो, लेकिन विपक्ष की मौजूदगी राजनीतिक सत्ता को कहीं भी चुनौती देती हुई नजर आती क्यों नहीं है। और जिन मुद्दों से हर दिन 2-4 बार हर शख्स रूबरू होता है, उसके मुद्दों को लेकर भी राजनीति अपने तौर पर खुले मैदान में राजनीति करने के लिए सामने उभर क्यों नहीं पाती है। ब्यूरोक्रेसी कल तक कहीं ना कहीं संविधान के लिहाज से संस्थानों को संभाले हुए चेक एंड बैलेंस का काम करती थी, लेकिन इस राजनीतिक सिस्टम ने नौकरशाही को भी अपने साथ लाकर खड़ा कर दिया। मोदी कैबिनेट में ही 4 पूर्व नौकरशाह हैं। योगी मंत्रिमंडल में 3 नौकरशाह आ जाएंगे, यह भी कहा जा रहा है। इस देश के 16 संस्थान जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसमें सबसे ऊपर के पद पर जिसकी नियुक्ति होती है वह राजनीतिक तौर पर प्रभावित है, और इसका जिक्र पार्लियामेंट के भीतर तक हो गया। वो सीबीआई हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, वह सीएजी हो, वह एजी हो, कोई भी नियुक्ति को किसी भी तौर पर राजनीतिक नियुक्ति ही इस दौर में माना गया। लेकिन इस देश के सामने मुद्दे लगातार फन खाड़ रहे हैं और विपक्ष गायब है, जबकि इस देश को पता है कि राजनीति ही इस देश को चलाती है। तो यह कौन सी परिस्थिति और आज बात शुरू कहां से की जाए। एक पॉलिटिकल वैक्यूम की जो स्थिति है उसमें ऐसा कतई नहीं है कि बीजेपी अपने तौर पर इतनी हुनरमंद हो चली है कि हर राज्य में उसके कद्दावर नेताओं की मौजूदगी है। बिल्कुल नहीं। इस सिस्टम ने एक शख्स को इस रूप में स्थापित कर दिया है कि उसकी स्थापना को ही इस देश का सिस्टम मान लिया जाए, और साथ ही साथ समूची पॉलिटिकल पार्टी, समूची कैबिनेट, सारे ऑर्गेनाइजेशंस उस एक शख्स के आश्रय इस देश के भीतर में एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को बना चुके हैं जहां पर यह सवाल बेमानी है कि वाकई इस देश के भीतर में अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। हमें लगता है चुनाव को दोष मत दीजिए, चुनाव की जीत हार को दोष मत दीजिए। आज इस सिस्टम को समझने की कोशिश भर कीजिए, क्योंकि सिस्टम के भीतर के पेच आपको कॉर्पोरेट प्रेम जो सत्ता का है वह भी दिखलाएंगे। उसके साथ ही इस देश के भीतर में सरकारी संपत्तियों को जो बेचने की प्रक्रिया थी वह भी दिखाएंगे। लेकिन जो हाशिए पर तबका है, जो समाज में सबसे अंतिम सीढ़ियों पर खड़ा हुआ तबका है, आज उसके जिक्र से हमें लगता है यह शुरुआत करनी चाहिए। और उसके हिस्से में 3 ही चीज आती है। पहली बेरोजगारी, दूसरी गरीबी और तीसरी महंगाई। इन 3 परिस्थितियों में सरकार खुद जब बता रही है कि महंगाई दर सबसे ऊपर पहुंच गई है, जहां पर खुदरा महंगाई दर अगर फरवरी 2021 में देखते तो 5.03%, और जब फरवरी 2022 में देखते हैं तो 6.07, यानी 1% से ज्यादा का इजाफा खुदरा महंगाई दर में। और जो थोक महंगाई दर है यह तो डबल डिजिट में है, तकरीबन 13% पार कर चुकी है। महंगाई की चरम स्थिति का मतलब यह है कि जो भी चीज आप खरीदने जाते हैं, मसलन खाने पीने का सामान लगभग 6% बढ़ गया, सब्जी लगभग 6.5% बढ़ गई, जो बिजली और फ्यूल है वो लगभग 8.5% बढ़ गया, घर खरीदने जाइएगा उसमें भी इजाफा तकरीबन 4% का हो गया, जो कपड़े और बिजली है उसमें भी लगभग 9% का इजाफा हो गया, जो दाल है वह भी 3% बढ़ गई, जो खाद्य तेल है, जो खाने की तेल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसमें लगभग 17% का इजाफा हो गया, जूते चप्पल खरीदने तक में महंगाई आ गई। लेकिन क्या कहीं पॉलिटिकल पार्टी आपको नजर आती है? क्या आपने यह सोचने की कोशिश की कि कोई सरोकार राजनीतिक दलों के जनता के साथ जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या ये चुनावी जीत हार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, या इस देश के भीतर में मुद्दों को उठाकर राजनीति साधने की स्थितियां खत्म हो गई है? यह पहली स्थिति है।
दूसरी स्थिति 2020 में भारत के भीतर में जिनको हम लोग आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की परिभाषा में एक्सट्रीम पुअर यानी गरीब से भी गरीब व्यक्ति के तौर पर देखते थे, उसकी संख्या में सिर्फ 2020 से 2021 में कितना इजाफा हो गया ये कल्पना के परे है। 8 करोड़ 40 लाख 2020 में एक्सट्रीम पुअर थे और 2021 में यह बढ़कर 9 करोड़ 67 लाख हो गए। इतनी बड़ी तादाद में यानी जनसंख्या का लगभग 6% एक्सट्रीम पुअर है, अति गरीब है। बीपीएल तो एक अलग परिस्थिति और उसके दायरे में आने वाले लोग जिसको लकीर खींची जाती है कि ये 32 रुपए से कम कमा पाते हैं, इस देश के लगभग 22 करोड़ लोग 2 साल पहले तक थे। इस कोरोना काल से निकलते निकलते इनकी संख्या में इतना इजाफा हो गया कि ये 22 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 36 करोड़ तक आ गए। क्या यह एक ऐसी स्थिति है कि राज्य दर राज्य जहां पर आप परखना शुरू कीजिए, क्या यह कल्पना की जा सकती है कि किसी राज्य में हर दूसरा शख्स गरीबी रेखा से नीचे हो? बिहार उसमें आता है। क्या यह कल्पना की जा सकती है कि इस देश के जितने महत्वपूर्ण राज्य हैं जो पार्लियामेंट के भीतर लगभग 60% सीटों को घेर लेते हैं, उन राज्यों में हर दूसरा या तीसरा शख्स बेरोजगार है? ऐसा स्थिति में गरीबी उसके साथ जुड़ी हुई और वो गरीबी की रेखा से नीचे है। जरा ध्यान दीजिए, पहले गरीबी की रेखा से नीचे बिहार में 52%, झारखंड में 42%, उत्तर प्रदेश में 38%, मध्य प्रदेश में 37%, मेघालय और असम में 33%, उसके बाद 30% के दायरे में जैसे ही आप आते हैं तो आपके सामने छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा, राजस्थान भी आ जाएगा। यानी इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में हर तीसरा शख्स अगर गरीब है तो उसके साथ कोई सरोकार किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों नहीं है? और अगर पॉलिटिकल पार्टी का कोई सरोकार नहीं है तो क्या राजनीतिक तौर पर चुनावी जीत हार ऐसे मुद्दों को खत्म मान लेती है? इन्हीं के साथ इन्हीं राज्यों में अगर आप बेरोजगारी की परिस्थितियों को देखेंगे तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां पर हर तीसरा डिग्रीधारी बेरोजगार है। उसके पास कोई काम नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी नहीं है। यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आपको सामाजिक सुरक्षा के साथ नौकरी मिल जाती है, यहां पर वह भी नहीं है। लेकिन यह इशू नहीं है। महंगाई को लेकर कोई सरोकार नहीं, बेरोजगारी को लेकर कोई सरोकार नहीं, गरीबी को लेकर कोई सरोकार नहीं, तो इस देश में कौन सा सिस्टम चल रहा है और सिस्टम को साधने के लिए किसी के पास भी क्या है? सरकार अपने तौर पर योजनाओं की जो फहरिस्त लेकर आती है वह इन्हीं गरीबों के इर्द गिर्द अपने वेलफेयर स्टेट कहने का दंभ भरती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सरकार की लिस्ट में बीपीएल, सरकार की लिस्ट में बेरोजगार, सरकार की लिस्ट में महंगाई, इन 3 प्रमुख परिस्थिति को टटोलिए तो फिर आप सरकार ने लगभग 32 योजनाओं का ऐलान इसी समकक्ष में किया। इन योजनाओं के दायरे में सौभाग्य योजना भी है, उज्ज्वला योजना भी है, ग्रामीण आवास योजना भी है, किसान योजना भी है, गरीब कल्याण योजना भी है, जनधन योजना भी है। एक लंबी फहरिस्त है 32 योजनाओं की। लेकिन इन 32 योजनाओं को लेकर सरकार जो खर्च करती है उस खर्च को आप लगभग 5 गुना ज्यादा कर दीजिए। वह 5 गुना इस देश के उन कैबिनेट मिनिस्टर्स, मंत्रालयों, उनकी बिल्डिंग, उनमें काम करने वाले कर्मचारी और मंत्रियों पर खर्च होता है जिन्हें इन्हें अनुकूल परिस्थिति में लाकर खड़ा करना है। तो पैसा और बजट कैसे शिफ्ट हो गया यह पहले राउंड में समझिए। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या इस मुद्दे को कह पाने की स्थिति में या इस देश की नब्ज के साथ खुद को जोड़कर उनके सरोकारों को पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनाने को तैयार है या नहीं है? यह फिर अगला सवाल है कि क्योंकि इस परिस्थिति के भीतर में ऐसा कतई नहीं है कि इस देश के भीतर में सरकार के जो आंकड़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों और उन सच्ची परिस्थितियों के साथ, चाहे वो नीति आयोग का आंकड़ा हो, चाहे वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा हो, चाहे वो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो, चाहे यूएनडीपी का आंकड़ा हो, ये सारे आंकड़े या फिर वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक जो है ये बताती है कि हर 10 मिनट में इस देश के 6 लोग गरीब हो जाते हैं। इस रफ्तार से भारत का पूरा सिस्टम चल रहा है और उस सिस्टम को संभाले हुए कौन से लोग हैं और वो किस पॉलिटिक्स को करते हैं? हमें लगता है यहां जिक्र
इसलिए विपक्ष की आज करने की जरूरत है कि विपक्ष अपनी ताकत को नहीं जानता है या उसकी राजनीति भी मौजूदा राजनीतिक सत्ता की कार्बन कॉपी हो जाती है जब वो राजनीतिक सत्ता में आएंगे। क्योंकि गरीबों की फहरिस्त में तो राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है। ये तीनों तो बीजेपी शासित नहीं है। हां, बिहार जरूर है, यूपी जरूर है, मध्य प्रदेश जरूर है, असम जरूर है, लेकिन इसका मतलब है कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। तो एक पॉलिटिकल सिस्टम ने अपने तौर पर मान लिया या बना लिया कि सत्ता उसे चाहिए, और जनता धीरे धीरे इन परिस्थिति को क्या परख रही है कि सत्ता ही चाहिए, तो जो हमारा सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट कर ले हम उसी के साथ रहेंगे, हम तुम्हारे साथ क्यों आएंगे। और शायद इस देश के भीतर में ऐसे ही मुद्दे खत्म हो चले हैं क्या? यह सवाल सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि राजनीतिक तौर पर जब हम कहते हैं कि एक शून्यता आ गई है, एक वैक्यूम आ गया है, एक पॉलिटिकल सिस्टम में कोई ऐसी अल्टरनेटिव निकलकर परिस्थिति में नहीं ला पा रहा है जहां पर यह कहा जा सके कि यहां पर बेरोजगारी नहीं है, गरीबी नहीं है। वो पंजाब में भी है, वो दिल्ली में भी बेरोजगारी है। दिल्ली में गरीबी की मात्रा जो है कम है क्योंकि यहां पर कैपिटा और यहां पर जो रोजगार की जो भी परिस्थिति है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर सहित वह दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। लेकिन अपने तौर पर देश की राजधानी भी उसी परिप्रेक्ष्य को जीती है जैसे भारत के दूसरे राज्य अपने दायरे में अपनी मुफलिसी, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी को जीते हैं। अब यहां पर सवाल है कि अगर आप विपक्ष की राजनीति में सत्ता की राजनीति को मिला के देखना शुरू कीजिए। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने एक पॉलिटिकल सिस्टम कुछ ऐसा बनाया जहां हर राज्य में उसके पास एक नेता हो। हम आपके सामने कुछ नाम रखते हैं जिससे आप कुछ और जहन में साफ हो पाएगा। जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक अरसे अरस से सत्ता में, वहां विपक्ष का कौन है? नेता के तौर पर एक नाम निकल कर आएगा, धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान में इतनी ताकत है कि वह अपनी वहां पर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़े और जीत जाए? नहीं जीत पाएंगे। तो यानी बीजेपी वहां कमजोर है क्या? पहला बात यह हुई। दूसरी, वेस्ट बंगाल में आइए, वहां पर सुकांत मजुमदार हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष, वहां ममता बनर्जी है, क्या वो अपने तौर पर कोई सीट जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, बीजेपी की मौजूदगी नहीं है। झारखंड में आइए, दीपक प्रकाश, हेमंत सोरेन वहां पर हैं, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, वो जीत पाएंगे क्या? नहीं जीत पाएंगे। छत्तीसगढ़ में आइए, वहां पर विष्णुदेव साहू हैं, रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो परिस्थिति है उसमें आज की तारीख में उनको सत्ता चाहिए। यानी विपक्षी शासित राज्यों के भीतर बीजेपी की मौजूदगी सत्ता चाहने भर की है और बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष की मौजूदगी सत्ता चाहने भर है। इशू कहां है? इशू गायब हो गया। यानी मुद्दे गायब, विपक्ष गायब, और एक पॉलिटिकल सिस्टम जो भारत में काम कर रहा है वो कानून भी अपने हिसाब से चलाता है, वह सिस्टम भी अपने अनुसार बनाता है। और नौकरशाही इस दौर में कैसे उसके करीब आ गई, हम इस पर आए। पहले कुछ और राज्य देखिए। तमिलनाडु में बीजेपी के विपक्ष की मौजूदगी, ए अन्नामलई, आप नाम भी जानते हैं, वहां के लोग जानते होंगे, लेकिन वह क्या चुनाव जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। केरल में के सुंदरम, वो चुनाव जीत पाएंगे? बीजेपी के नेता हैं, नहीं जीत पाएंगे। तेलंगाना में संजय कुमार बंदी, क्या वो चुनाव जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। पंजाब में अश्वनी कुमार शर्मा, क्या वो बीजेपी का चुनाव जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। लेकिन बीजेपी के अपने शासित राज्यों में जैसे ही आप आते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, आपके सामने सवाल होगा, हां यहां तो नेता है क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। सवाल है, अगर इन तमाम नेताओं के हिस्से से आप पद को हटा लीजिए तो जो विपक्ष की मौजूदगी इस वक्त भारत के भीतर में है वही इनकी स्थिति भी हो जाएगी। तो वो कोई भी पद हो, यानी पूरी की पूरी कैबिनेट मिनिस्टर्स जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ चलती है, उसमें किसी भी नेता मंत्री को आप उस पद से हटा लीजिए और फिर जरा कल्पना शुरू कीजिए, क्या वह लोग उसको जान भी पाएंगे, कोई संवाद भी बना पाएंगे? यकीनन नहीं बना पाएंगे। अब अगला सवाल है, क्या ऐसी परिस्थिति में चुनाव और चुनाव की जीत हार मुद्दों को खत्म करती है, या एक ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे इतना मोनोटोनस इस देश को बना चुकी है जहां पर चुनाव की जीत हार ही मुद्दा हो जाती है? यह एक नई परिस्थिति इस देश के भीतर में लगातार बन रही है और यह बेहद डराने वाली परिस्थिति है कि इस देश में सिस्टम चलाने वालों को इस देश की गरीबी, मुफलिसी, महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ कोई मतलब नहीं है। और अगर किसी भी मतलब की दिशा में आप नहीं जाएंगे, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। यह अच्छी बात है, परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी के भीतर जब हमने देखना शुरू किया, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए बीजेपी के सांसद हैं और जो अलग अलग राज्यों में बीजेपी के विधायक हैं, उन दोनों संख्याओं को जोड़ा तो तकरीबन 102 लोग ऐसे निकले जो कि बच्चों के तौर पर विरासत को संभाली हुई परिस्थिति को ही जी रहे हैं।
उसमें कोई भी नाम ले सकते हैं, उसमें आपके जहन में जो भी कद्दावर नेता कल्याण सिंह का तभी नाम हो, किसी का भी नाम आ जाए, नाम लेने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन कहने की बात है। इसका मतलब है कि जो कहना है, जो प्रोपगेट करना है, और जिन चीज़ों को आपकी आंखों के सामने टेलीविजन स्क्रीन पर चलेगा या अखबारों में न्यूज़ रिपोर्ट लेकर आएगी, वह भी उस पॉलिटिकल सिस्टम के अनुकूल ही काम करेगी। अब सवाल यह नहीं रहा कि कितना पैसा मीडिया को सरकार देती है, सवाल यह है कि इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी के जो अलग अलग स्तंभ हैं, अगर वो सभी एक लिहाज से सत्ता में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर हमारे देश के भीतर में डेमोक्रेसी के ये 3-4 पायों का जो जिक्र होता है, उसको करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, जो नहीं पड़ रही है। तो विपक्ष का गायब होना इस पूरी प्रक्रिया से, इसका मतलब है कि इस देश के प्रधानमंत्री या वैसे हर तंत्र से, आज प्रधानमंत्री मोदी हैं, कल कोई XYZ होगा, उसके जादू से अगर वोट मिलता है तो उसके जादू को कैसे बरकरार रखा जाए, वो जादू अपने आप में एक मायावी संसार को रचता है। उसके हिसाब से इस देश का सिस्टम डेवलप कर लिया जाए और उसी के लिहाज से हर चीज चलाई जाने लगी। क्या इस परिस्थिति में देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आकर खड़ा हो गया? यकीनन इस दिशा में चीजें जा रही हैं और आप इसे रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम इस लकीर को आगे खींचते हैं तो हमें लगता है विपक्ष के तौर पर आप किसका नाम लेंगे? राहुल गांधी का, ममता बनर्जी का, केजरीवाल का, शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का, हेमंत सोरेन का, स्टालिन का, नवीन पटनायक का, किसका नाम लेंगे आप? और इन नामों के आश्रय क्या आप इस देश के भीतर में देख पाते हैं, क्या इन लोगों ने कोई ऐसे आंदोलन को 24/7 खड़ा करने की कोशिश की जो लोगों से जुड़ सके? थोड़ी देर के लिए भूल जाइए सामने सत्ता में कौन है, लेकिन जो लोगों की अपनी मुश्किल हालात है और अपनी परिस्थिति है, क्या उसको जीने की कोशिश किसी ने भी की? नहीं की। तो क्या जब वो सत्ता में अपने राज्यों में जहां जहां मौजूद हैं, उन राज्यों में क्या उस मुद्दों का समाधान निकाला गया? नहीं निकाला गया। तो हमारे यहां का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसके आश्रय हमने आपसे शुरू में जिक्र किया कि यही कानून है, यही नौकरशाही है, और नौकरशाही का जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो एक चीज सोचिए कि योगी के मंत्रिमंडल में अरविंद कुमार शर्मा भी शामिल हो सकते हैं, जो 1988 के IAS हैं, गुजरात कैडर के, 2014 तक प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उनके सेक्रेटरी रहे। फिर बाद में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आने लगे तो ये उन्होंने तुरंत VRS लिया और उत्तर प्रदेश आ गए, और अब ये मंत्रिमंडल में शामिल मान लीजिए हो जाएंगे। राजेश्वर सिंह ED के अधिकारी, इससे PPS इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी माना जाता है। इन्होंने कौन कौन से मुद्दे देखे? उत्तर प्रदेश में गोमती रिवर फ्रंट का मामला, सेंट्रल स्तर पर स्पेक्ट्रम का मामला, अगस्ता वेस्टलैंड का मामला, ये सारे मुद्दे जब खंगालिएगा तो जो मौजूदा राजनीतिक सत्ता है उसके अनुकूल आपको नजर आने लगेंगे। यह भी मंत्री बन सकते हैं। अरुण असीम, इन्होंने कहां कहां छापे मारे, कैसे, ये IPS हैं, यह भी मंत्री में शामिल हो जाएंगे। तो सेंटर में भी 4 मिनिस्टर्स, विदेश मंत्री जयशंकर, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी, ऊर्जा मंत्री RK सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स कौन सही है, इसको लेकर बहस नेहरू के जमाने से होती आई है, लेकिन जब आप ब्यूरोक्रेसी को ही पॉलिटिकल पावर दे देंगे या उसके सामने यह उम्मीद और आकांक्षा जगा देंगे कि तुम हमारे लिए काम करो तो आने वाले वक्त में तुम भी पॉलिटिकल लीडर हो सकते हो, तो फिर वह पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशंस का काम इस दौर में कहां चला जाएगा। और हर इंस्टीट्यूशंस के भीतर में जो सीनियर मोस्ट अधिकारी होता है, वह ED, CBI, CVC, AG, आप जो नाम लेना लेते चले जाइए और इनकी नियुक्तियों को देखना शुरू कीजिए। और इसी काल में जब UGC ने भी अपने तौर पर जो अंडर सेक्रेटरी लेवल के लोग थे या ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के या डायरेक्टर के पद पर जिनकी नियुक्ति हुई, यह भी तो बड़ी तादाद में होने लगी, जो UPSC के जरिए होती थी। यानी सारी चीज एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट में चल रही है। राजनीति इस देश को चला रही है और विपक्ष की राजनीति गायब है। राजनीति का चेहरा एक शख्स हो गया जो प्रधानमंत्री पद पर है, लेकिन विपक्ष में जो प्रधानमंत्री पद को पाने वाले लोगों की कतार है, उनके जहन में ऐसी कोई पॉलिटिक्स नहीं आ रही है कि हम कैसे चलाएं। तो यानी हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इतना करप्ट हो गया, जहां पे अभी तक चर्चा होती थी कि कॉरपोरेट पैसा देता है तो आप उसको चुनाव जीतने के बाद लौटाते हैं, अभी तक चर्चा हो रही थी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड इतना ब्लैक मनी के साथ खरीदा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज को लाभ होने लगा और राजनीति महंगी दर महंगी होती चली गई। लेकिन यह उससे आगे की परिस्थिति है, जहां हम एक सिस्टम ही ऐसा बना रहे हैं जिस सिस्टम के दायरे में धीरे धीरे वह सारी चीजें खत्म होती चली जाएंगी जो किसी भी देश को चलाने के लिए बेसिक जरूरत होती है, क्योंकि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है।
जजेस बैठे हुए हैं। इस देश के भीतर में एजुकेशन देने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, प्रीमियर यूनिवर्सिटीज बैठी हुई हैं, उसके वाइस चांसलर्स बैठे हुए हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को जरा देखना शुरू कीजिए। हर चीज अगर राजनीति से प्रभावित होकर चल रही है तो उसके द्वारा किए गए कोई भी काम, कोई भी निर्णय उस राजनीति का ही हित साधेंगे जिस राजनीति ने उसे वो पद दिलाया है। ब्यूरोक्रेसी की कतार राज्यों में अलग अलग जगहों पर इनकी मौजूदगी बड़ी शानदार तरीके से है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले नहीं रही है, लेकिन पहले ये सिस्टम का हिस्सा नहीं थी। इंस्टीट्यूशंस अलग से दिखाई देते थे, अब इसको मिला लिया गया और मिलाते मिलाते इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई इसमें कि अब कोई कहता नहीं है, हर कोई कहता है देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। इस देश के भीतर में चीफ जस्टिस भी जब रिटायर होते हैं और वह जब राज्यसभा में पहुंच जाते हैं तो कहते हैं मैं जिन बातों को नहीं कह पाता था उनको पार्लियामेंट में आकर कहूंगा। कमाल की स्थिति आपको लग रही है? कोई भी चीफ जस्टिस इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को व्याख्या करने के लिए है और वह पार्लियामेंट में आकर करेंगे वो बात। कमाल की चीज आपको लग सकती है। तो यह एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने उस पॉलिटिकल अपोजिशन के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया जो अभी तक उस पॉलिटिक्स में फंसे हुए थे कि चुनाव होगा और हम जीत जाएंगे। लेकिन यहां तो चुनाव होगा और जनता के सामने मुद्दे कहीं ज्यादा बड़े होते चले जा रहे हैं और वो सारी परिस्थितियां एक सिरे से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठा पाने की स्थिति में नहीं है। तो क्या यह मान लिया जाए कि भारत का राजनीतिक सिस्टम इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है? भारत में पॉलिटिकल पावर इस देश में कानून, अपने आप में कानून बनाकर खुद को लीगलाइज कर चुका है? क्या हम ये मान लें कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वह जब सत्ता के अनुकूल ही चलते हैं तो वह इस देश का एक नया सिस्टम है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर आकर खड़ा हो गया है? ये सारी परिस्थितियां कमोवेश हर बिजनेस में, हर व्यापार में, हर काम में और शायद इस देश को चलाने के मद्देनजर भी चल पड़ी है। लेकिन पॉलिटिक्स गायब है और पॉलिटिक्स वैक्यूम इतना बड़ा होते चला जा रहा है जिसमें अगर आपको कूदना है तो आपके पास इतनी पूंजी होनी चाहिए जिस पूंजी के आश्रय कम से कम आप उस राज्य की तमाम परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सके। और नहीं है तो यही डेमोक्रेसी और यही पॉलिटिकल सिस्टम है। इसलिए इस सिस्टम के भीतर में पॉलिटिकल वैक्यूम कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है और विपक्ष अभी भी न संभल पा रहा है न समझ पा रहा है। और दोनों परिस्थिति में भारत की राजनीतिक सत्ता ही कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सिस्टम है और डेमोक्रेसी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।